हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 6 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उस पर डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस को भी बनाना सीखेंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट सारे सेंटेंसेस को सीखेंगे। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर जो होगा बोलने का वो होगा कमी निकालना से, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फाइंड फॉल्ट विद। बात करते हैं इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर की। तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार फाइंड्स का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट में है तो, और पास्ट में होगा तो फाउंड का यूज़ करेंगे। उसके बाद फॉल्ट विद, उसके बाद हम अपनी बात को रखेंगे, जिस बात में जिस चीज़ की कमी निकालनी है उसके बारे में बताएंगे। पहला सेंटेंस है, दूसरों में कमियां निकालना बहुत बुरी आदत है। तो इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट्स वेरी बैड हैबिट टू फाइंड फॉल्ट विद समवन। ये वाला सेंटेंस इट्स इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। हमें दूसरों में कमियां कभी नहीं निकालना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे वी शुड नेवर फाइंड फॉल्ट विद एनीवन। We should never find fault with anyone. हमें दूसरों में कमियां ढूंढने के बजाय खुद में कमियां ढूंढने की कोशिश करते रहना चाहिए। कोई काम करते रहना चाहिए के लिए हम लोग शुड प्लस कीप प्लस वर्ब या आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू, लिसन केयरफुली। आई सेंटेंस देखते हैं, वी शुड कीप ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट विद आवरसेल्व्स इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स। ये वो सारे सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आपने सीख लिया और प्रैक्टिस कर ली तो आपको धारा प्रवाह बोलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। कमी निकालना बंद करो, स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट, स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट रहेगा। कमियां निकालना बंद करो तो कहेंगे स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट्स। अब उस लड़की में कमी निकालने का कोई फ़ायदा नहीं, तो हम लोग कहेंगे there is no use of finding fault with that girl। इसीलिए that's why उसके बारे में कुछ बोलना बंद कर दीजिए। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे stop talking anything about her, stop talking anything about her please। लास्ट में आप प्लीज़ भी बोल सकते हैं। Now there is no use of finding fault with that girl, that's why। उसके बाद हम लोग इतना ये भी बोल सकते हैं स्टॉप नाउ टॉकिंग मोर अबाउट हर, या फिर यूँ कहें स्टॉप टॉकिंग एनीथिंग अबाउट हर। ये वो चैनल है मेरे भाई जहाँ पे आपको बोलने का पूरा प्रोसेस सिखाया जाता है, समझाया जाता है, रटाने का काम नहीं किया जाता है। मेरे पास रटाने जैसा कोई चीज़ नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं। जब भी हमें अपने सेंटेंस में बोलना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं देयर इज़ नो हार्म इन। देयर इज़ नो हार्म इन का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है में कोई नुकसान नहीं है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे दो तरह से हम लोग बना सकते हैं सेंटेंस। पहले देयर इज़ नो हार्म इन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ बना सकते हैं, या फिर इट डज नो हार्म टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर देयर इज़ नो हार्म से ही लोग बनाते और बोलते हैं। उससे बात करने में कोई नुकसान नहीं है, तो हम लोग कहेंगे देयर इज़ नो हार्म इन टॉकिंग टू हिम, देयर इज़ नो हार्म इन टॉकिंग टू हिम। द मोर यू प्रैक्टिस, the more you will become fluent in spoken English। That's why I'm mounting pressure each and every time to practice more and more। तुम अकेले और वो भी सुनसान जगह पर मिलने में, तुमसे अकेले और वो भी सुनसान जगह पर मिलने में कोई दिक्कत या कोई बुराई या कोई नुकसान नहीं है। There is no harm in meeting you alone at that too at a solitude place। and that too का मतलब होता है और वो भी at a solitude place, सुनसान जगह पर। इस प्रश्न को दोबारा पूछने में कोई बुराई नहीं है। there is no harm in asking this question again। there is no harm in asking this question again। फ्लुएंट बनना चाहते हैं तो केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन है आपके पास, प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए।
वीडियो देखिए और साथ में प्रैक्टिस कीजिए। अब वहाँ जाने में कोई नुकसान नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन गोइंग देयर नाउ, देयर इज़ नो हार्म गोइंग देयर नाउ, देयर इज़ नो हार्म इन गोइंग देयर नाउ। या फिर यूँ कहें डजेंट हार्म टू गो देयर। नेक्स्ट है हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसे बोलने के लिए हम लोग इट डजेंट का यूज़ करेंगे। जब भी बोलना हो तुम पढ़ो या ना पढ़ो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो अंग्रेजी बोले ना बोले मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के वाक्यों को बोलने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। पहला है इट डजेंट मैटर वेदर डॉट 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 और नॉट। इसका मतलब ये होता है कि जब भी बोलना हो कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझे गाली दो या मुझे प्यार करो। इसके लिए वेदर और नॉट का गाली दो या नहीं दो, गाली दो या प्यार करो, नॉट की जगह पे आप कोई दूसरा वर्ड भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। इट डजेंट मैटर या इट मेक्स नो डिफरेंस, इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। उसके बाद वेदर का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वह मुझे प्यार करे या ना करे। या फिर यूँ कहें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वह मुझे प्यार करती है या नहीं। इट डजेंट मैटर वेदर शी लव्स मी और नॉट। ये स्ट्रक्चर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा सीखने को। ये आपको इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है, स्पोकन इंग्लिश के इंस्टीट्यूट में। ये मेरी बात को आप कान खोल कर सुन लें। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इट डजेंट मैटर टू मी व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी या व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी। ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, ये जनरली आदमी बात कर रहा है कि वह मेरे बारे में लोग क्या सोचता है, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम अंग्रेज़ी बोलना सीखो या ना सीखो। इट डजेंट मैटर वेदर यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश और नॉट। इट डजेंट मैटर वेदर यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश और नॉट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम मुझसे शादी करो या ना करो। इट डजेंट मैटर टू मी। आप देखिएगा मैंने सेंटेंस के फॉर्म को कैसे कैसे चेंज किया है। आप देखिएगा ध्यान से, मैं हर सेंटेंस में तब्दीली ला रहा हूँ। इट डजेंट मैटर टू मी वेदर यू मैरी मी और नॉट। नेक्स्ट है हमारा मजबूर होना। मजबूर होना के लिए हम लोग कंपेल का यूज़ करते हैं। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। टू बी कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर होना। यहाँ पे बी का फॉर्म चेंज होगा। प्रेजेंट में रहेगा तो इज और एम का यूज़ करेंगे और पास्ट रहेगा तो वॉज वर का यूज़ करेंगे। ध्यान रखिएगा आप, बी ही हमारा चेंजेबल है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट है, उसके बाद इज और एम प्रेजेंट के लिए, वॉज वर पास्ट के लिए, उसके बाद हम लोग कंपेल्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है मैं मजबूर हूँ, आई एम कंपेल्ड या आई एम फोर्स्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं। मैं ऐसा करने को या ऐसा करने के लिए मजबूर हूँ। आई एम कंपेल्ड टू डू सो, आई एम कंपेल्ड टू डू सो। आप देखिए और सीखिए। अगर आप एक लर्नर हैं तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सीखने का कि सेंटेंस को कैसे सेंटेंस में एक्सटेंशन जोड़ा जाता है। मैं ऐसा करने को मजबूर था, उस कंपेल्ड टू डू सो। नेक्स्ट है हमारा कंपल्सन, जिसका मतलब होता है मजबूरी। कंपेल से बना है ये कंपल्सन। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। टू बी कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर होना। अब मजबूरी होना के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं देखते हैं। स्ट्रक्चर है इट इज़ या इट वॉज, माई, हीज, हर। उसके बाद कंपल्सन, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है तुमसे बात करना मेरी मजबूरी है, तो इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट इज़ माई कंपल्सन टू टॉक टू यू। क्योंकि बिकॉज
मेरे घर के लोग चाहते हैं कि मैं तुमसे बात करूं। बिकॉज माई फैमिली मेम्बर्स वांट मी टू टॉक टू यू। ये वो सारे एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, ये वो सारे सेंटेंस हैं जो आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सिखाएगा, मजबूर कर देगा आपको बोलने के लिए। तुमसे समय पर नहीं मिल पाना मेरी मजबूरी थी, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट वॉज माई कंपल्सन not to meet you on time. It was my compulsion not to meet you on time. जितना आप सीख रहे हैं उससे ज़्यादा खुद से सीखने की कोशिश कीजिए। मेरे कहने का मतलब है, आप अगर एक स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस सीखते हैं, उससे आप 100 सेंटेंस बोलना और बनाना सीखिए खुद से। ट्रेन पकड़ने के लिए समय पर स्टेशन नहीं पहुंचना मेरी मजबूरी थी। It was my compulsion not to reach the station on time to catch the train. नेक्स्ट है हमारा चुटकियों में। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन अ जिफी, जिसका मतलब होता है चुटकियों में। इन अ जिफी इसका मतलब होता है चुटकियों में। और कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम अपनी बात को, पूरी बात को रखने के लिए कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे, उसके बाद इन अजीफी का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं इन अजीफी के लिए पहला सेंटेंस क्या है। मैं तुम्हारे इस काम को आसानी से चुटकियों में कर सकता हूँ। आई कैन डू योर दिस वर्क इन अजीफी, और करवा भी सकता हूँ। एंड कैन गेट इट डन एज वेल। I can do your work very easily in a jiffy and I can get it done as well. मैं तो बस चुटकियों में आपकी समस्या को हल करवा दूंगा। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे I will just get your problem solved in a jiffy. ये causative verb का सेंटेंस है। I will just get your problem solved इन अ जिफी। सच में तुमने तो चुटकियों में मेरी समस्या को हल कर दिया। इसे हम लोग कहेंगे, बोलने के लिए कहेंगे रियली यू सॉल्व माई प्रॉब्लम इन अ जिफी। रियली यू जस्ट सॉल्व माई प्रॉब्लम इन अ जिफी। अगर ऐसे सेंटेंस को आप नहीं बोलना सीखेंगे तो शायद नहीं सीख पाएंगे। चुटकियों में उसने पूरा खेल पलट कर रख दिया। खेल पलट कर रखना, पासा पलट देना, इसके लिए टर्न द टेबल का यूज़ करते हैं। ही टर्न द टेबल इन अ जिफी। चुटकियों